नमस्कार। चलो, अभी कुछ लोगों के घर में कार आने वाले हैं लगता है। कुछ लोगों की एनर्जी अभी रुकी हुई है, लेकिन मेरा वादा है आ जाएगी। बहुत पॉजिटिव लोगों के बीच में हूं मैं। मेरा काम तो ऐसे ही आसान हो गया। किस नींद की बात कर रही हूं मैं? बस एक बदलाव की बात कर रही हूं। अभी सर लोग यहाँ पे आए, इतनी बड़ी बड़ी बातें की और इतनी अच्छी बातें की कि मैं सोच रही थी कि मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि अपने बातों को इतने अच्छे से पेश करना, तिवारी सर का जो शब्दों की जो शैली है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हर किसी का, चाहे गुलाब सर की बात करूं, जब से आई हूँ मतलब सतना में पहली बार आई हूँ। जब आने का सोचा था तो यहाँ किसी को जानती नहीं थी। ईमानदारी से बोलिए तो सपना में डेट सिर्फ और सिर्फ आशा सिंह जी की वजह से दिया था, क्योंकि इन्होंने बोला थोड़ी सी क्या महिला हूं ना, तो थोड़ा सा पक्षपात आ जाता है। तो महिलाएं जहां एक्टिव होती है वहीं पे ज्यादातर जाती हूं मैं। आशा सिंह जी ने यहाँ के लिए बोला था, किसी और को जानती नहीं थी। लेकिन यह आरसीएम की खासियत है, हिंदुस्तान के हर कोने में आज के समय मुझे लगभग जाने का मौका मिला है, और जिस भी जगह जाती हूँ ना तो लगता है अपने परिवार में आई हूँ। अपने घर में रिश्तेदार भी आते हैं ना तो लोग सोचते हैं कि कब चला जाए। आज के समय का जो माहौल है, अच्छा अगर आज के बच्चों को, खास करके आज के जनरेशन को, कोई रिश्तेदार अगर बोल के आए कि आ रहे हैं तो 50 बहाना बना देते हैं कि किसी तरह से ना आए। अभी तो फिल्में भी बनती है कि अतिथि तुम कब जाओगे। हमारे यहाँ वो देश था कि बोलते थे अतिथि भगवान है। अभी फिल्म बनती है कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो क्या सोच बदली है हमारी। लेकिन फिर भी ये आरसीएम का माहौल है, ये आरसीएम का परिवार है कि रात में 11 बजे तक मुझे लेने के लिए मेरे भाई लोग स्टेशन पे खड़े हैं कि मैम कब आएंगी। इससे ज़्यादा तो आरसीएम के बारे में कुछ बताने को रह ही नहीं जाता है। लेकिन फिर भी आए तो कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। कुछ करना है ना, कुछ तो बता के जाना है। आज जिस चीज़ की बात मैं करने आई हूँ, एक बदलाव की बात करने आई हूँ। क्योंकि अभी सर यहाँ पे बोल रहे थे कि गुरुकुल से सीखा है, भारत में बड़ा बदलाव लाना है, नए भारत के निर्माण पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो बदलना क्या है भारत में? भारत तो ऑलरेडी बना हुआ है और एक मजबूत, एक सशक्त देश है भारत। फिर हमें क्या बनाना है भारत में? आज हम लोग इसी पे बात करने आए हैं, क्योंकि जब तक पता नहीं हो कि डिश कौन सी बनानी है, इंग्रेडिएंट्स कौन सा चुनेंगे, है कि नहीं मैम? पहले ये तो पता होना चाहिए कि खाने में बनाना क्या है, उसके बाद देखेंगे ना कौन सी सब्जी है कौन सी नहीं है। हम भारत को बनाने की बात कर रहे हैं, क्या बनाना है भारत में। तो मैं अपने जो मेरी अनुभव है, 17 साल से आरसीएम में हूँ, 17 साल की मेरी जो अनुभव है यहाँ पे कुछ रखना चाहूँगी। 1 घंटे तक बर्दाश्त कर सकते हैं मुझे? तैयार हैं? सबसे पहले तो मैं एक अपने मन की बात यहाँ रखना चाहूँगी, क्योंकि जब से यहाँ पे आई हूँ ना तो एक महिला सशक्तिकरण और महिला और पुरुष के बीच की जो बात आई है स्टेज पे, महिला सशक्तिकरण मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। आरसीएम को करने का मेरा सबसे बड़ा रीजन, जो मतलब बाहर निकल के आज मैं जो इतना पूरे हिंदुस्तान में घूम रही हूँ, इसका सबसे बड़ा रीजन है महिलाओं को सशक्त करना। लेकिन महिला सशक्तिकरण है क्या, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सशक्ति नहीं, कंपटीशन बना लिए हैं। महिला सशक्तिकरण बस महिलाओं को उसके अंदर छुपी हुई जो शक्तियां हैं ना, उसको जगाने का काम है। और तिवारी सर बहुत अच्छा बोले कि सारी शक्ति तो ऊपर वाला ने महिलाओं को देके भेजा है। और ईमानदारी से तो बोले तो पुरुषों को बस उनका बॉडीगार्ड बना दिया, किसी को त्रिशूल पकड़ा दिया, किसी को चक्र पकड़ा दिया कि बस ख्याल रखना। तो ऊपर वाले ने तो ये व्यवस्था पहले ही बनाई है। और वाकई हम उस देश में हैं। आप पूरे वर्ल्ड की किसी भी देश की बात कर लो, कितने भी समृद्ध होंगे, कितने भी विशाल होंगे, लेकिन वो अपने देश को देश बोलते हैं।
हम भारत के लोग अपने देश को माता बोलते हैं। तो महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, बस जो सोई हुई है ना उनको जगाने की जरूरत है। और कुछ लाइन मैंने लिखा था, ये मेरे मन की भाव है, अगर किसी को बुरा लगे तो पहले ही क्षमा चाहती हूँ, कि महिला एक नारी क्या है उसके बारे में तो बोल सकती हूँ। चलो, मैं नारी हूँ जो खुद के क्रिएशन पे अपनों के सिग्नेचर को देखकर मुस्काती हूँ। मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ जो राक्षसों का दमन करने का क्षमता रखती है, लेकिन शिव का मान कम न हो इस बात से भी घबराती है। मैं नारी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ जो जग समृद्ध करती है, किंतु विष्णु के चरणों में खुद को समर्पित करके ही आनंद पाती है। मैं नारी हूँ, मैं सीता हूँ जो तिनके से रावण को डराती है, लेकिन राम का मान कम न हो इसके लिए असहनीय कष्ट भी सह जाती है। मैं नारी हूं जो खुद के क्रिएशन पे अपनों का सिग्नेचर देखकर मुस्काती हूं। तो इस देश की महिलाओं को सशक्त करने की तो जरूरत नहीं है, बस जगाने की जरूरत है। क्योंकि महिला, मेरे नजर से अगर मानो खास करके एक गृहिणी की जब मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि एक गृहिणी सिर्फ घर में खाना नहीं बनाती है। हमें लगता है कि गृहिणी का काम क्या है, घर में खाना बनाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, बच्चे संभालो, बस इतना ही। लेकिन एक गृहिणी वो होती है जो शिवाजी बनाती है, जो महाराणा प्रताप बनाती है। एक माँ अपने घर में जैसे विचार अपने बच्चों को देती है, वो बच्चे जब समाज में जाते हैं ना उस विचार को लेकर के, तो समाज में भी वही फैलाते हैं। यानी एक गृहिणी घर में खाना नहीं बनाती है, पूरा समाज बनाती है। तो जिस जगह का भी समाज जैसा है ना, उसमें बहुत बड़ा रोल वहाँ की गृहिणियों का होता है। इसी बात के लिए मैं जगाने आई हूँ। देखो, आज से 17-18 साल पहले की बात करूँ तो मुझे भी इतना सब कुछ पता नहीं था। अपने छोटे से परिचय से आज के प्रोग्राम को शुरू करती हूँ। मेरा नाम कल्याणी मिश्रा, बोकारो स्टील सिटी झारखंड की रहने वाली हूँ। आज से 17-18 साल पहले की बात करूँ, एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ, गृहिणी, होम मेकर, जो भी कह लो, हिंदुस्तान में एक ऐसा काम जिसका ना कोई नाम है, ना दाम है, ना इनाम है, और 24 घंटे करते रहना पड़ता काम है। 24 घंटे में इसलिए बोलती हूँ कि एक गृहिणी जब रात में सोती भी है ना, तो सपने में भी यही आते हैं कि सुबह में उठ के कपड़े कितने धोने हैं, आज कौन सा काम पेंडिंग रह गया उसको कल पूरा करना है। कोई तीज त्योहार आ जाए तो 8 दिन पहले से नींद आराम रहती है, क्या बनाना है, कैसे घर सजाना है, कैसे लोगों का स्वागत करना है, होता है कि नहीं जी? लेकिन इसके बावजूद भी एक गृहिणी से अगर पूछो कि क्या करती हो तो बोलती है कुछ नहीं करते हैं। घर वालों से भी पूछो तो बोलती है कि कुछ नहीं करते हैं, घर में ही रहते हैं। एक सिंपल महिला अगर किसी के घर में झाड़ू पोछा करने जाती है ना, तो लोग बोलते हैं काम करने जा रही है। लेकिन अपने घर में दिन भर में 5 बार झाड़ू पोछा कर लो तो लोग बोलेंगे कोई काम ही नहीं है, दिन भर इसी में लगी रहती है। होता है कि नहीं होता है? सहमत है मेरी बात से? अच्छा, कितने लोग यहाँ पे गृहिणी है, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल सही हूं मैं? चलिए सपोर्ट में रहिएगा। ऐसे ही जीवन को जी रही थी मैं भी। लेकिन जब मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर क्यों, तो मुझे पता लगा जिस काम को करने का कोई दाम नहीं मिलता है, उस काम का कोई नाम नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना है, अपने जीवन को बनाना है। महिला सशक्तिकरण की बातें बहुत होती है, एक्चुअली महिला सशक्तिकरण क्या है मैं उस पर आ रही हूँ। जब मैंने सोचा कि मुझे भी अपना कुछ इनकम करना है, कुछ काम करना है, तो सबसे पहले ख्याल आया कि जैसे ही घर से बाहर निकलूंगी काम करने के लिए, घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। घर कौन संभालेगा, बच्चों को कौन देखेगा, पति को खाना बना के कौन देगा, सास ससुर का सेवा कौन करेगा। और उसके बाद फिर अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखा, क्योंकि मैं बिहार की बेटी हूँ, झारखंड से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ का जो कल्चर है, बेटी जिस दिन जन्म लेती है ना, उसी दिन से तैयार किया जाता है कि शादी हो जाए अच्छे से। माँ बाप का पहला सोच वही शुरू होता है कि बेटी का शादी ठीक ठाक से हो जाए, और सारी परवरिश इसीलिए होती है कि शादी अच्छे से हो जाए। इतना पढ़ाओ कि शादी करने में तकलीफ ना हो,
इतना ज्यादा मत पढ़ा दो, अगर ज्यादा पढ़ लिख गई, ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का ढूंढना पड़ा तो मोटा दहेज देना पड़ेगा। होता है कि नहीं? सहमत है मेरी बात से? सिलाई कढ़ाई सिखा दो, घर के काम सिखा दो। बचपन से एक ही चीज बोला जाता है, खाना बनाना सीख लो नहीं तो सास से गाली सुनवाएगी, घर के काम सीख लो नहीं तो सास से गाली सुनवाएगी। होता है कि नहीं होता है? तो पूरी तैयारी वहां से एक ही चीज की होती है कि शादी करना है, लाइफ का सबसे बड़ा रोल। मेरी भी परवरिश कुछ ऐसे ही हुई, इतना पढ़ाया गया कि शादी करने में परेशानी ना हो। तो मेरी जो क्वालिफिकेशन थी वो TTMP की क्वालिफिकेशन है, यानी टांग टून के मैट्रिक पास। तो जब मैंने अपने आप को देखा इस एजुकेशन में क्या कर पाऊंगी, तो मुझे लगा चुपचाप घर ही संभाल लो, ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं मैंने अपने सपनों को मार करके अपने जीवन को स्वीकार लिया था। बहुत अच्छा लग रहा था। हमें बचपन से एक ही चीज सिखाया जाता है, कदम कदम पे कंप्रोमाइज करो। हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो बड़ा आदमी बनेगा, इसीलिए भेजते हैं ना। स्कूलों में पढ़ाते हैं कि 33 पांव पसारिए जेती लांबी सोर, मतलब अगर आपका चादर छोटा है तो पैर मोड़ के सो जाओ, चादर बढ़ाने की नहीं सोचना। वहीं से हमारी जो सोचने की क्षमता है ना, उसको कम की जाती है। कदम कदम पे कंप्रोमाइज करके जीना सिखाया जाता है। तो मुझे भी लग रहा था कि यही जीवन है, ऐसे ही जीना है। जब मेरी शादी हुई थी, सर उस वक्त कोलकाता में रहते थे और सर इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, एक अच्छे कंपनी में उनकी जॉब थी। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगा। जब शादी सेट हुई, बताया गया लड़का कोलकाता महानगर में रहता है, इंजीनियर है, तो सुनने में बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई चलो, अच्छी जगह शादी हो रही है। जब कोलकाता महानगर में पहुंची तो पता चला कि महानगर में जो मिडिल क्लास फैमिली का जीवन होता है ना, वो जानवरों से भी बदतर होता है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो कल्चर था, अभी भी है बहुत सारे जगहों पे, घर में एक कमाने वाले होते हैं और 6-7 खाने वाले होते हैं। सर घर के बड़े थे, पूरे घर की जिम्मेदारी थी सर के ऊपर। तो हमारा जो रहन सहन था, जो हमारी जीवन शैली थी, 10 बाई 10 का एक रूम था। उसी एक रूम में वही हमारा ड्राइंग, डाइनिंग, किचन जो बोल लीजिए, मतलब उसी में नहाना, उसी में बनाना, उसी में खाना, उसी में सोना। एक सिंगल रूम में 7 आदमी का परिवार, सास ससुर देवर पति पत्नी सब हम लोग रहते थे। फिर भी लग रहा था जिंदगी अच्छा है, चल ही रहा है। क्योंकि अपने अड़ोस पड़ोस में जब देखते थे ना, तो लोग ऐसे ही तो जी रहे हैं। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कुछ कमी है, लग रही थी कि ठीक ही तो है, ऐसे ही तो चलता है जीवन। लेकिन मैं तब जगी, मैंने बात किया है जगने का। मैं भी उस नींद में थी जहां मुझे लग रहा था सब कुछ सही है, जब मेरे जीवन में मेरी बिटिया आई। और मैंने एक मार्केट में जब मैं गई और बेटी के लिए एक फ्रॉक लेना चाहती थी, मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। मैंने मेरे पतिदेव को बोला कि एक फ्रॉक पसंद आया है, बेटी के लिए लेना चाहती हूँ। तो सर कभी मुझे मना नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए, इस मामले में बहुत लक्की हूँ, ऊपर वाले ने बहुत अच्छा पति दिया है। उन्होंने मना नहीं किया, बोले कि शाम में आएंगे तो चलेंगे, ले लेंगे। शाम में सर के साथ जब हम लोग दुकान पे पहुंचे तो मेरी नज़र थी फ्रॉक पे और सर की नज़र थी प्राइस टैग पे, और उस फ्रॉक की कीमत थी 500 रुपये। सर ने जैसे ही प्राइस टैग देखा तो सर हमको बोल रहे हैं कि ये कपड़ा बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बच्ची पहन नहीं पाएगी, अभी छोटी है, कुछ और देखते हैं। तो मेरे समझ में आ गया कि बंदे के जेब में पैसा नहीं है। अच्छा, महिलाएं समझ जाती हैं, समझ जाते हैं ना, तो मेरे भी समझ में आ गया। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, आप जो देखो। सर ने तुरंत एक दूसरी ड्रेस पसंद की जिसकी कीमत थी 100 रुपये। सर बोले ये बहुत अच्छा है, तो मैंने भी बोला ठीक है ले लीजिए। लेकिन उस दिन मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि जिस बच्चे को मैं मेरे पसंद का कपड़ा तक नहीं पहना सकती हूँ, उस बच्चे को मैं जीवन क्या दूंगी? और अगर मैं जीवन एक बेहतर नहीं दे सकती थी तो उसको धरती पे लाने का मेरा क्या अधिकार था? और ये सवाल ना मैं यहां बैठी हर माँ से पूछना चाहती हूँ। हम महिलाएं जो होती है ना, सारा पावर है हमारे अंदर, लेकिन बहुत आराम से बच जाते हैं। जो पति कमा के लाके देगा उसी में तो घर चलाएंगे। तुम्हारे पापा जो बोल रहे हैं वही करना पड़ेगा, ऐसे ही जीना पड़ेगा। ये कमी ना तो आपके बच्चे में है, ना आपके पति में, आप में है।
जिस बच्चे को आप जन्म दे रही हैं, अगर उसको आप बेहतर जीवन नहीं दे सकती तो फिर जन्म क्यों दिया? और मैंने अपने आप से तब एक कमिटमेंट किया कि जैसे कंप्रोमाइज भरी जीवन मैं जी रही हूं, मेरे बच्चे नहीं जिएंगे। कमिटमेंट तो कर लिया, लेकिन था क्या? ना औकात थी, ना एजुकेशन थी, ना मेरे पास कोई ऐसा साधन था कि हम अपने जीवन को बदल सकते थे। बस एक चीज था, एक ड्रीम था, एक जुनून था कि इस जीवन में कंप्रोमाइज करके नहीं जीना है, अब तो अमीर बनना है, कुछ बड़ा करना है। और जब हम लोग कुछ करने का सोचते हैं ना, तो सबसे पहले अपने पड़ोसी को पूछते हैं, अपने जानने वाले को पूछते हैं ना। तो मैंने भी अपने पड़ोसियों को पूछना शुरू किया। उस वक्त मेरे समझ में ये नहीं आया कि मेरे पड़ोसी को अगर पता होता कि अमीर कैसे बनना है तो मेरा पड़ोसी थोड़े होता, वो अंबानी जी का पड़ोसी होता। लेकिन मैंने भी मेरे पड़ोसियों से पूछना शुरू किया। अक्सर हम लोग आरसीएम में आने के बाद भी ऐसा करते हैं, उनको पूछते हैं जो आरसीएम का आर नहीं जानते हैं, उनको पूछते हैं आरसीएम कैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, हिंदुस्तान की एक खासियत देखो, यहाँ पे रायचंद बहुत मिलते हैं, पता हो या नहीं पता हो बताएंगे जरूर। तो जो आरसीएम को जानते नहीं है वो बताते हैं आरसीएम के, अरे आरसीएम किया था मेरा चाचा, मेरा पड़ोसी, कुछ नहीं होता है, डूब जाता है, पैसे नहीं मिलते हैं। ये सब फंसने फंसाने का धंधा है। सुनने को मिलता है ऐसा? सही हूं मैं? जब मैंने शुरू किया था तो मुझे भी मिलता था, और इनफैक्ट शुरू किया था तब नहीं, जो नहीं जानते ना कि स्टार रूबी हूं, वो आज भी बोल देते हैं कभी कभी, फिर चेक निकाल के दिखाना पड़ता है इनकम कि देख भैया ये आता है। तो रायचंद बहुत मिलते हैं हिंदुस्तान में। मुझे भी हमारे रायचंद लोगों ने सलाह दिया कि ट्रेडिशनल बिजनेस करो, बिजनेस करने से अमीरी आती है। एक ने सलाह दिया कि मेडिकल के लाइन में बहुत पैसा है, हर इंसान को दूसरे का पैसा हमेशा ज़्यादा दिखता है। तो लोगों ने बताया कि मेडिकल के रिटेल काउंटर में बहुत पैसा है। मैं भी सर से जिद कर दी कि नहीं, अब तो अमीर बनना है। मेरे दिमाग में जुनून सवार हो गया था, अमीर बनना है। मैं सर को बोला बिजनेस ही करेंगे। तो सर बोले ठीक है करो, कैसे करना चाहती हो? तो हमने प्लान किया और एक मेडिकल काउंटर की शुरुआत की। फैमिली बैकग्राउंड जो हमारी थी, मैं रहने की अवस्था बता चुकी हूँ, थोड़ी सी और बताती हूँ। जो हमारा खाने पीने का तरीका था, 7 आदमी के परिवार में हमारे घर में महीने में 1 लीटर तेल का खर्चा होता था। हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, बजट कॉन्शियस थे, इतना संभाल के चलाना पड़ता था। तो कैसा चलता होगा सोच सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो अगर एक साड़ी भी खरीदना हो ना तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती थी। 6 महीने तक थोड़ा थोड़ा बचत करते थे, तब जाकर के एक साड़ी खरीदेंगे। ऐसी हमारी सिचुएशन थी। उसमें हमने ठाना हमें बिजनेस करना है, तो थोड़ा सा इधर उधर से पैसे वैसे उठाए, कुछ उधार लिए, मेडिकल काउंटर शुरू किया। जब काउंटर शुरू किया तो कस्टमर नहीं आते थे। लोगों ने फिर सलाह दिया डॉक्टर बैठाओ तो कस्टमर आएंगे। डॉक्टर को बोलने जाते थे तो डॉक्टर बोलते थे आपके यहाँ तो कस्टमर नहीं है, मेरा समय बर्बाद होगा। तो फिर लोगों ने सलाह दिया कि नर्सिंग होम स्टार्ट करो, तो पेशेंट भी आएगा, डॉक्टर भी आएगा और कस्टमर भी आएगा। तो हमने नर्सिंग होम भी शुरू कर लिया। नतीजा हुआ कि जितना उठा सकते थे मार्केट से कर्जा, जैसे भी हर जगह से उठाया और पूरे लोन में आ गए। अब नर्सिंग होम चल रही थी, मेडिकल स्टोर थी, लेकिन सर को लगने लगा था इन सब प्रोसेस में लगभग 1 साल हो गया था। तो सर को लगने लगा था कि इसमें तो और फंसते जाएंगे। सर तैयारी भी कर रहे थे, साथ साथ सर की बैंक में जॉब हुई। तो सर अब बैंक में जॉब भी कर रहे थे, नर्सिंग होम था, मेडिकल स्टोर था। सुबह से शाम तक सर मशीन की तरह काम करते थे। सुबह 6 बजे नर्सिंग होम पहुंचते थे और वहीं से वो बैंक के लिए निकलते थे। मैं उनका नाश्ता बना करके उनको नर्सिंग होम में ही पहुंचाती थी और रात के 12 बजे 1 बजे घर आते थे। और उसके बावजूद भी कभी कभी आधी रात में फोन आता कि पेशेंट आया है, तो उठ के जाना पड़ता था। कई बार तो पेशेंट किसी और का होता था, मन्नत हम लोग मानते थे कि ठीक होके जाए, क्योंकि नया सेटअप है अपना, पेशेंट ठीक होके जाएगा तभी तो प्रचार होगा। तो भगवान जी को मानते थे, कभी नारियल चढ़ाएंगे, कभी ये फास्टिंग करेंगे, पेशेंट ठीक होके चला गया। तो इतनी शिद्दत के बाद जब पेशेंट को रिलीज करने का समय आता ना, तो गांव के कोई मुखिया जी, उस एरिया के कोई नेताजी, उधर के दबंग दादाजी, किसी का फोन आ जाता कि मेरा आदमी है, कुछ डिस्काउंट कर देना, और करना पड़ता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या चैलेंज है ना, मैं वो
क्योंकि अनुभव है मेरा, तो वो रखना चाह रही हूं। करना पड़ता है क्योंकि पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। नतीजा क्या होता था, महीने के लास्ट में जब हम लोग हिसाब करते थे तो पता चलता था कि जितनी इनकम आई उससे ज्यादा तो एक्सपेंस हो गया। लगातार लगातार डाउनफॉल में जा रहे थे, लगातार कर्जे में जा रहे थे। कहीं ना कहीं लगने लगा था कि लोग ठीक ही बोलते हैं, अमीरी का सोचना नहीं चाहिए, जो है जैसा है उसमें कंप्रोमाइज करके जीना चाहिए। गलत पंगा ले लिया, मन में बहुत सारी निगेटिविटी आ रही थी। लेकिन शिद्दत से जब आप कुछ चाहते हो ना, ऊपर वाला आपको आपकी चाहत से मिलाता जरूर है। और उसी नर्सिंग होम में एक पेशेंट आई, उसके देवर आरसीएम में थे और वो सर को बार बार आरसीएम बताने लगे, लेकिन सर अब बिल्कुल अमीरी सुनने के मूड में नहीं थे, तो वो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। एक दिन परेशान होकर सर उसको बोले कि जाओ घर में भाभी को बताओ, अगर उसके समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो आज के बाद आरसीएम का नाम मत लेना। तो वो बंदा मेरे पास आया और उस दिन वो पूरे कमिटमेंट के साथ आया था कि आज तो फंसा के जाना है, क्योंकि आखिरी मौका था उसके पास भी। तो वो बहुत मेहनत से मुझे आरसीएम के बारे में बता रहा था, आप इससे करोड़पति बन सकती हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ दुकान बदलना है, सिर्फ सामान बदलना है, आपके जीवन में खुशियां आ जाएगी, आप घर बना सकते हैं, बड़ा सा गाड़ी ले सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं। और उसकी बातें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। 1 घंटे तक प्लान दिखाने के बाद जब उसने मुझसे पूछा कि भाभी जी कुछ समझ में आया, तो मेरा जवाब था कि कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आम आदमी को बड़ी बड़ी बातें जल्दी समझ में नहीं आती है। मैं एक आम महिला थी, दुकान बदलने से करोड़पति, ये तो भैया सीधा फंसाने का फंडा है, ये तो असंभव है। दिमाग में तो बस यही चल रहा था। लेकिन लास्ट में उस बंदे ने कहा कि आप इस सिस्टम में जुड़ करके अगर एक साबुन खरीदेंगे तो आपके अकाउंट में 1 रुपया आएगा। और ये 1 रुपया फटाफट समझ में आ गया। क्यों समझ में आया? क्योंकि हम गृहिणी पैसे जमा करना जानते हैं ना, हम लोग गुल्लक में सिक्का जमा करते हैं और साल में एक बार अगर गुल्लक तोड़ो तो इतनी खुशी मिलती है, लगता है जैसे कुबेर का खजाना मिल गया। होता है कि नहीं? अच्छा, हम गृहिणियों को बहुत पता है ये। आप किसी भी गृहिणी के घर में छापामारी करो, कुछ चावल के डब्बे में, कुछ तकिए के नीचे, कुछ पुरानी साड़ियों के पीछे, मतलब 1000-2000 तो निकल ही आने हैं, क्योंकि हम 1-1 रुपए को सहोजना जानते हैं। और ये इसलिए सहेजते हैं कि पता नहीं कब इमरजेंसी आ जाए, कब कौन सी जरूरत आ जाए, और ये पैसा कम से कम छोटा ही सही मदद तो करेगा। तो वो 1 रुपया मेरे समझ में आ गया। मैंने तुरंत जोड़ा कि महीने में 4 से 5 पीस साबुन का खर्चा है मेरे घर में। इसी रफ्तार से अगर खर्च हुई तो पूरे जीवन में 1 लाख साबुन जरूर खर्च हो जाएगी। और 1 रुपया एक साबुन पे आएगा तो पूरे जीवन में कितना आएगा? 1 लाख। और मैंने फटाफट सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। और इस सिस्टम की खूबसूरती देखिए, मैंने ये सोच करके इस सिस्टम को ज्वाइन किया था कि पूरे जीवन में 1 लाख कमाऊंगी। आज के समय महीने का 4 लाख प्लस मेरी इनकम है। आप जितना सोच सकते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा देने की क्षमता है। बस करना क्या पड़ेगा? थोड़ी सी बदलाव करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बोला कि जगना है बस, और कुछ नहीं है। आरसीएम कोई करने की चीज थोड़े, आरसीएम तो जीने की चीज है। और बदलाव का क्या रिजल्ट आता है, मैं छोटे से उदाहरण से बताना चाहूंगी। यहाँ पे बाबा रामदेव का नाम सुना है आप लोगों ने? सबने सुना है? अच्छा, बाबा रामदेव जब हमारे बीच नहीं आए थे तब भी लोग सांस लेते थे कि नहीं लेते थे? लेते थे ना। कई अरबों साल से हम लोग धरती पे सांस ले रहे हैं। बाबा आके क्या बताए? सांस लेने का तरीका सिखाऊंगा। एक नाक बंद करो, दूसरे से लो, फिर उस नाक को बंद करो, दूसरे से छोड़ो। सांस वही थी, उन्होंने सिर्फ तरीका बदला, और सिर्फ तरीका बदलने से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव भी आई, और बाबा रोड छाप से अरबपति बन गए। तो बस थोड़ा सा तरीका बदलना है, काम वही है।
नहाते हम पहले भी थे, खाते पहले भी थे, चाय पहले भी पीते थे, कपड़े पहले भी पहनते थे, कपड़े पहले भी धोते थे, बस उसको करने का थोड़ा सा तरीका बदलना है और उसको करके हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। मैं आती हूँ हमारे मकसद पे। हम जिसकी बात कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण करना क्या है। एक अच्छा देश है, एक विशाल देश है, एक सशक्त देश है। फिर इस देश में क्या बनाने की जरूरत है, तो एक छोटे से आंकड़े से मैं अपने बात को रखना चाहूंगी। यहाँ पे कुछ आप लोग मुझे मदद करिएगा। देखो, मैं एक छोटा सा आंकड़ा देखा था कहीं पे। वैसे मैंने मेरा एजुकेशन पहले ही बता दिया है कि टीटीएमपी की एजुकेशन है और रूबी तक टीटीएमपी के एजुकेशन से ही काम चला। रूबी के बाद मैंने सोचा कि लाइफ में जब इतना सब अचीव कर लिया है तो मरते वक्त अफसोस क्यों रहे कि अनपढ़ रह गई। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया। आज के समय एक जो सिचुएशन मेरे नज़र में आ रहा है, उस सिचुएशन को लेकर के थोड़ा सा मैं बात करना चाहती हूँ कि अभी अगल बगल में जहाँ सुनिए 40 साल 50 साल का होते होते लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है, डायबिटीज है, बहुत सारी बीमारियां, मतलब 60 पार करना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। हो रहा है क्या? सुनते हैं आप लोग ऐसा? मतलब आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, इसके लिए 60 साल को भी पार करना मुश्किल हो रहा है। अगर हमारी बात करें तो हम 60 साल जिएंगे कि नहीं जिएंगे गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी 60 मान के चलते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा अगर ऊपर जाते हैं, हमारे पिताजी का जो समय था 80 साल आराम से पार कर गए हैं सब। हमारे पिताजी लोग, उस जनरेशन के लोग 70-80 आराम से पार किए कि नहीं किए? सहमत है मेरी बात से? इससे एक पीढ़ी थोड़ा सा ऊपर जाए, दादाजी के समय में 100 साल आराम से लोग जीते थे हंसते खेलते हुए। सहमत है? यानी ये जो हर जनरेशन में 20 साल कम हो रहा है। 3 जनरेशन की मैंने बात की है। हर जनरेशन में हमारा जो एज है, एज आज डेथ का जो रेशियो है वो 20 साल कम हो रहा है। और अगर यही रेशियो चला तो हमारे नीचे वाले बच्चे का क्या होगा? नहीं, अभी हमारे जो बच्चे हैं 40 तो जाएंगे, और उसके बाद वाले का बात करें तो उनके बच्चों की बात करें, मतलब हमारा पोता पोती जो होगा, अगर यही रेशियो चला मरेंगे कि नहीं वो तो पता नहीं। देखो अभी हाँ ठीक है, बर्थ की जो पोजीशन है ना, एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस था, बिल्कुल नॉर्मल, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ। आप जिस एज की मैं बात कर रही हूँ कि 100 साल तक लोग जीते थे, इस उम्र की महिलाएं जो थी ना, इस जनरेशन की महिलाएं 8-10 बच्चा घर में चलते फिरते काम करते पैदा कर देती थी। ना डॉक्टर की जरूरत थी, ना वैद्य की जरूरत थी। था कि नहीं? समझ है? इसके बाद वाली जो पीढ़ी आई, यहाँ पे थोड़ा सा भाई डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, आयरन कैल्शियम खिलाना जरूरी है। फिर भी 4-5 बच्चे तो आराम से हो जाते थे बिना किसी झमेला का। हमारे जनरेशन तक आओ तो भी मोटा मोटी ठीक था, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराना होगा, टेटनस का इंजेक्शन लेना होगा, डॉक्टर के कंसल्ट में रहना होगा, लेकिन मोटा मोटी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। आज के समय जब बच्चे का जन्म होता है ना, इस रेशियो में हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि लड़का हुआ है कि लड़की हुआ, हम लोग सबसे पहले पूछते हैं नॉर्मल हुआ कि सिजेरियन हुआ। 99% जो डिलीवरी है आज के समय में वो सिजेरियन हो रही है। ऊपर वाले ने प्रजनन क्षमता एक बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोसेस बना के भेजा था। जैसे हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, या बाकी जो भी एक्टिविटी है, सांस लेते हैं, उसी तरह का था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन समय के साथ कितनी परेशानी बदली है, मैं बस इसको लेकर चलना चाह रही हूँ। और आज के समय पिछले 5 साल में हिंदुस्तान के हर कोने में जाने का मौका मिलता है, और एक चीज बहुत तेजी से जो बदल रही है ना, हर बड़े शहर में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखता है, IVF सेंटर। देखा है आप लोगों ने? IVF सेंटर, टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी, ये इतनी तेजी से सामने आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आज के जो हमारे बच्चे हैं उनमें अब माँ बाप बनने की क्षमता नहीं रही, तो कृत्रिम विधि से उनको माँ बाप बनाने का प्रयास किया जाएगा। यानी
जो एकदम नॉर्मल था, जिसमें कोई झमेला नहीं था, वो आज के समय में कितना मेहनत और कितना खर्चे का प्रोसेस हो गया। रवि सर ने बोला ना कि जन्म होते ही मर जाएंगे, मरने तो नहीं देगी साइंस, क्योंकि डेवलप तेजी से कर रही है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होगा ना, तो अभी तक हम लोग सोचते हैं कि कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे, क्या कपड़े पहनाएंगे, उसके लिए खिलौने क्या लाएंगे। आने वाले 20 साल में अगर यही रेशियो रहा तो जन्म से पहले माँ बाप सोचेंगे कि आर्टिफिशियल हार्ट, आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल लंग्स, सबका व्यवस्था करके रखो। जन्म लेने के बाद पता नहीं कौन सा चीज लगाना पड़े, कौन से बॉडी पार्ट को बदलना पड़े। और शुरुआत हो चुकी है। पहले बच्चा का जन्म होता था घर में, आराम से उसको 6 दिन 7 दिन लोग मालिश वालिश करके उसी में बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। आज के समय बच्चे का जन्म होते ही जॉन्डिस हो गया, होता है ना, आईसीयू में डालना पड़ता है, वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, और लोग बोल रहे हैं ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये तो होता ही है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वो किस हाल में जी रहे हैं, और इसी हाल को बदलना, इसी से जगाना, इसका नाम है आरसीएम। अगर इस रेशियो को बदलना चाहते हैं, इस रेशियो को अगर चेंज करना है, ये अगर यही हालत रही ना, तो इससे अगला पीढ़ी तो आएगा 20 में, और अगला पीढ़ी का तो क्या होगा भगवान ही मालिक है, सोचना भी मुश्किल है अगर यही रेशियो रहा तो। लेकिन कैसे हम इस रेशियो को बदल सकते हैं, इसको जानने से पहले जानना होगा कि इस रेशियो तक हम पहुंचे कैसे। तो आज से ना 40 साल पहले की बात करें अगर, जो हमारा खाने का, पीने का, जीने का जो जीवन शैली था, उससे हम 100% आज के समय चेंज हो चुके हैं। सोने के टाइम में जगते हैं, जगने के टाइम में सोते हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम अपने हाथों अपनी आने वाली पीढ़ी के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। एक छोटे से उदाहरण से मैं अपना बात रखना चाहूंगी। वीर अभिमन्यु का नाम सुना है आप लोगों ने? महाभारत में एक बहुत बड़े योद्धा थे, सुना है ना? उनके बारे में एक कहानी कही जाती है कि जब वो मां के गर्भ में थे, उसी वक्त उन्होंने चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है सीख लिया था। 6 चक्र को तोड़ना उनको आता था, 7वें चक्र को तोड़ना नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? मां सो गई थी। जब 7वें चक्र के बारे में बता रहे थे उनके पिताजी, तो उनकी मां को नींद आ गया था, उनकी मां सो गई थी। अगर उनकी मां को पता होता कि आज मेरे सोने से मेरे बेटा का जीवन संकट में आ जाएगा, तो क्या कभी सोती? कभी नहीं सोती। एक मां कुछ भी कर जाती, लेकिन सोती नहीं उस वक्त। लेकिन जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उस वीर के मृत्यु के कारण उसकी मां ही बन गई। और आज जो समाज की स्थिति है ना, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, ये जो बदलाव की स्थिति आई है ना, इसमें सबसे बड़ा रोल हम महिलाओं का ही है। घर को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है, परिवार को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन हमने क्या किया? टेलीविजन में प्रचार देता है, मम्मी मम्मी भूख लगी, तो मम्मी बोलती है बेटा 2 मिनट, 2 मिनट में बेटे का पेट भर देना है। पेट भरने के लिए आप दे क्या रहे हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। आज जब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज किट्स बच्चों को देने की, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरा बच्चा पसंद नहीं करता है, उसको स्वाद नहीं अच्छा लगता है, खाता नहीं है। बच्चा तो स्कूल भी नहीं जाना चाहता है। कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है क्या? लेकिन हम लोग कितना पटाते हैं उसको स्कूल भेजने के लिए। बेटा आज तेरे पसंद का लंच बनाएंगे, बैग में देखो डोरेमोन का फोटो लगाए हैं, लंच बॉक्स में पिकाचू का फोटो लगाए हैं, ताकि बच्चा खुश हो जाए, कैसे भी जाए। अच्छा आज भर चले जाओ, कल से नहीं बोलेंगे। करते कि नहीं करते? 100 बहाने करके उसको स्कूल भेजते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सेट है कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो उसका जीवन बन जाएगा। लेकिन अगर उस बच्चे की बॉडी स्टेमिना नहीं रहेगी, अगर उस बच्चे का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं रहेगा, अगर उसका दिमाग सही ढंग से काम नहीं करेगा, तो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े स्कूल में आप डाल देंगे, वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। इस रेशियो को अगर सुधारना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला तरीका ठीक करना पड़ेगा खाने पीने का। टेंशन हो गया? नहीं, माहौल बड़ा शांत हो गया। एक बार जबरदस्त क्लाइपिंग हो जाए, नहीं तो मुझे तो पता लगा क्या कर दिया मैंने। अगर
टेंशन हो रहा है तो होना चाहिए, लेकिन उसका इलाज भी है मेरे पास। अगर इस रेशियो को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने फैमिली को कन्वर्ट करना पड़ेगा हेल्दी हैबिट्स पे, और हेल्दी हैबिट्स पे सबसे लाने का सबसे आसान तरीका है आरसीएम का सामान घर में यूज करना शुरू करना। क्योंकि हम जिस भारत को बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे भारत का मिशन है नए भारत का निर्माण। उसका सबसे पहला जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह है स्वास्थ्य रक्षा, लोगों के हेल्थ पे काम करना। इसीलिए हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो ऐसे प्रोडक्ट है जो लोगों को मदद करते हैं स्वस्थ रहने में, खाने पीने का हो, नहाने का हो, मेकअप का हो। खास करके महिलाओं को मैं एक चीज़ बहुत विशेष बताना चाहूँगी, सजना संवरना हम महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए। भैया उदाहरण ही ऊपर से ही सेट है, शंकर भगवान खुद मिर्गा छाल में रहते हैं, लेकिन पत्नी को देखो कितना सजा के रखते हैं, कपड़ा गहना से भर के रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जिन कॉस्मेटिक आइटम्स को हम यूज कर रहे हैं आज के समय खुद को सुंदर दिखाने के लिए, एक बार उसके इंग्रेडिएंट्स को खोल के देखिए, और जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना उसको गूगल बाबा से पूछ लीजिए। देखो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ कि ये कोर्स करना है वो कोर्स करना है, क्योंकि खुद ही उतना मन नहीं लगता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की बातें मैं नहीं करती हूँ। लेकिन खुद से सवाल करो, और दुनिया के हर सवाल का जवाब आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है ना उसके पास है। आप जो भी प्रोडक्ट घर में यूज कर रहे हैं आरसीएम के अलावा, उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए, उसको गूगल में डालिए और गूगल बाबा से पूछ लीजिए इसको यूज करने से कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। अगर आपको लगता है कि सब सही है तो बिंदास यूज करिए। लेकिन मैंने भी सर्च किया था, मेरा आरसीएम से पहले जो शैम्पू हम यूज करते थे उसको डाल के देखे, उसमें जो 2-3 तरह के पैराबीन थे। जब मैंने पैराबीन को सर्च किया ना मेरा दिमाग घूम गया। पैराबीन एक ऐसा हानिकारक केमिकल है जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां आती है, जैसे मोटापा बढ़ सकता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकता है, एंजाइटी होगी, गुस्सा आएगा, डिप्रेशन में जाएंगे, और यहाँ तक कि बर्थ एबनॉर्मेलिटी, मतलब आने वाली पीढ़ी का जन्म जो होगा वो बच्चा सही होगा कि नहीं होगा, ये भी उस केमिकल की वजह से असर करता है। और उस केमिकल को हम लोग यूज कर रहे हैं बालों को सुंदर बनाने के लिए, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, हाथों में नेल पॉलिश लगाते हैं, फिर उसी हाथ से खाना बनाते हैं और बच्चों को प्यार से खिलाते हैं। जाने अनजाने बच्चे को हम ही जहर दे रहे हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा जगना है, एक बार चेक करना है आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्या सही है। सही है तो बेहिचक करिए, अगर सही नहीं है तो गारंटी के साथ बोलती हूं कि आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे इन हानिकारक केमिकल से फ्री हैं। आप बेहिचक इसको यूज कर सकते हैं। खाने पीने के मामले में आ जाऊं तो आज के समय हार्ट ब्लॉकेज फैशन हो गया है, डायबिटीज फैशन हो गया, मतलब हमारी आदत बन गई है। अगर 40 साल के आसपास के लोग हमारे घर में आए ना तो चाय बनाने से पहले हम लोग पूछ लेते हैं कि चीनी डालना है कि नहीं डालना है। मतलब माइंड मेकअप है कि 40 तक गया है तो डायबिटीज तो होगा ही होगा, तो पहले ही पूछ लेते हैं कि चीनी डाले कि नहीं डाले, पूछते हैं ना। आज से 20-25 साल पहले तो नहीं थी ये बीमारियां। आज की महिलाएं अनहेल्दी होती है, पूछो तो शान से बोलती है कि मुझे थायराइड है। अरे थायराइड इधर निकलने के लिए नहीं दिया था ऊपर वाले ने, थायराइड ग्लैंड्स का अलग काम था। अगर आज थायराइड के वजह से आपको परेशानी है तो ये नॉर्मल नहीं है, इसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन हम इतना इजीली ले लिए हैं इन चीजों को, हमें लगता है कि ऐसे ही जीवन चलता है, यही ठीक है। बस इसी से जगाने का नाम आरसीएम है। और अगर थायराइड है तो हमारे पास बहुत अच्छा है, हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी हो, थायराइड हो, बीपी हो, तो इन सब चीजों के लिए हमारे पास बहुत ही शानदार अच्छा प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनोल। और गामा ओरिजिनोल के बारे में तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि देखो जैसे हम लोग कुछ जरूरत होता है ना, अभी मैंने बोला गूगल बाबा से पूछ लेना, तो आज ये कल्चर में आ गया है। घर में महिलाओं को सब्जी भी बनानी है ना तो पहले मम्मी से पूछती थी कि मम्मी पनीर का सब्जी बनाना है, कैसे बनाए। अभी गूगल बाबा से पूछती है कि पनीर की सब्जी कैसे बनेगी, है कि नहीं। अच्छा, जब हम गूगल बाबा से पूछते हैं तो क्या करते हैं गूगल बाबा, पहले गोल गोल घूमते हैं, सर्च करते हैं और फिर ढूंढ के हमारे सवाल का जवाब लाके सामने दे देते हैं।
ठीक उसी तरह गामा ओरिजिनॉल जब हम यूज करते हैं तो गामा ओरिजिनॉल हमारे बॉडी में जाता है, घूम के सर्च करता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है उसका वो इलाज ढूंढ करके उसको ठीक करने का प्रयास करता है। अभी एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आई है हमारे पास, मधु संयम रस। मैंने पहले ही बोला 40 होता नहीं कि हम लोग पूछते हैं चाय में चीनी डाले कि नहीं डाले, तो अब जहां भी लगे ना कि चाय में चीनी डाले कि ना डाले, उनको खुल के चीनी खाने दीजिए, क्योंकि हमारे पास मधु संयम रस एक ऐसा प्रोडक्ट है कि उस प्रोडक्ट का सेवन जिस भी घर में आपने करा दिया, गारंटी के साथ बोलती हूँ, मैंने खुद रिजल्ट देखा है। मेरे जीजा जी को 10 साल से डायबिटीज था और वो मेडिसिन ले रहे थे, मेडिसिन पे चल रहे थे। 2 फाइल मधु संयम रस का पीने के बाद उनका मेडिसिन आज बंद हो चुका है, अब वो रेगुलर मधु संयम रस ले रहे हैं। बस हमें थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को जानना है, किसको क्या देना है ये चुनना है। कई बार हम क्या करते हैं कि किसी को कुछ भी दे देते हैं, यहाँ पे गलती हो जाती है। तो अगर स्वास्थ्य रक्षा पे काम करना है तो हमें हमारे प्रोडक्ट को जानना चाहिए। मैं जो इतनी बातें कर रही हूँ, मैंने पहले ही बोला कि कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि इतनी बातें कर रही हूँ, बस मैंने मेरे जीवन में जो अनुभव किया है। एक और सेगमेंट है हमारे पास, न्यूट्रीचार्ज, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको जीवन को जीने की आज़ादी देता है, और बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर एज के लिए है। 16 साल से लगातार मैं न्यूट्रीचार्ज खा रही हूँ, मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट PVMF होता है। रिजल्ट ये है कि जब मैं न्यूट्रीचार्ज नहीं यूज करती थी, अपने उम्र से 10 साल बड़ी लगती थी, जब से न्यूट्रीचार्ज यूज करना शुरू किया है अपने उम्र से 10 साल छोटी लगती है। पहले उद्देश्य पे हमने बात किया स्वास्थ्य रक्षा, दूसरे उद्देश्य जो है हमारा स्वावलंबन। कैसे आएगा स्वावलंबन? तो बहुत ही आसान सा तरीका है हमारा स्वावलंबन होने का। यहाँ पे जैसे ही हम प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं, सिर्फ यूज, किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ यूज करना शुरू किया, आपका शामिल हो जाता है कंसिस्टेंसी जैसे प्लान में। 6 महीने तक आप लगातार सामान लेते हो, आप जिस कंसिस्टेंसी में हो उसके हिसाब से 8वें महीने आपको फ्री प्रोडक्ट मिलती है। ये आप अपने अप्लायंसेस के बारे में डिटेल ले लीजिएगा, क्योंकि अगर इतना लंबा बात करने लगूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी लगभग पता होगा सभी को। पहली शुरुआत वहां से होती है स्वावलंबन की, और कंसिस्टेंसी से भी पहले मैं एक बात करती हूँ, RCM का प्रोडक्ट जो भी आप यूज कर रही हैं, मान लो हमारा सेंसेशन, इना सेंसेशन जो हमारा शॉप है, उस क्वालिटी का साबुन अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो उसकी जो रेट आएगी वो उससे कम 4 से 5 रुपये अधिक आती है। आप किसी भी प्रोडक्ट की कंपेयर कर लो तो मोटा मोटी अगर आपके घर में महीने का 4 से 5 हज़ार का सामान का खर्चा है, FMCG प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, अगर उतना ही प्रोडक्ट आप RCM से लेते हैं उसी क्वालिटी का, तो वो सामान आपके घर में लगभग 2500 से 2700 में आ जाता है। यानी लगभग 700 से 1000 रुपये तक का तो बचत आपका संग संग होता है। तीसरा फायदा, जैसे ही आप RCM के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू होते हैं, डॉक्टर के घर में पैसा जाना कम हो जाता है। हमारे घर में आजकल एक आदत बनी होती है, हर घर में एक डब्बा होता है, उसमें सर दर्द की गोली, पेट दर्द की गोली, फीवर की गोली, जैसे किचन में नमक तेल हल्दी मसाला होता है वैसे उसमें गोलियों की वैरायटी होती है, क्योंकि बीमार पड़ना आम बात हो गई है। लेकिन जैसे जैसे आपके घर में RCM के 100% प्रोडक्ट यूज होना शुरू होगा, वो डब्बा धीरे धीरे गायब हो जाएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही खत्म हो जाती है। तो स्वावलंबन का रास्ता खुल रहा है। ये छोटी स्वावलंबन की मैंने बात किया है। अब मैं बात करती हूँ कि बड़े अचीवमेंट, मैं मेरे बारे में बात करूँ। मैं एक ऐसी महिला, एक सिंपल गृहिणी थी, अपने घर की स्थिति मैंने बताया। जब मैं एक सिंपल गृहिणी थी, मेरी जो इनकम का सोर्स था, इंतजार करना पड़ता था कि कोई 10-20 रुपया दे दे। सब्जी भाजी खरीदने गए तो 100 रुपये का बिल बना, पति देव को 110 रुपये का हिसाब बताया, 10 रुपये अपना। करते हैं ना हम लोग ऐसे? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? ये हम गृहिणी की सबसे बड़ी इनकम होती है। और उससे भी बड़ी इनकम, मेरी जो सबसे बड़ी इनकम थी कि पति देव के जेब में कुछ पैसे छूट जाए और कपड़े धोते वक्त मुझे मिल जाए, वो मेरा सबसे बड़ा इनकम था।
अच्छा, याद आ गया पतिदेव को तब तो लॉस, याद नहीं आया तो प्रॉफिट। 20-25 रुपए के लिए मैं दूसरों पे आश्रित थी कि कब पति के जेब में छूट जाए, कब कोई चूड़ी पहनने के बहाने, बिंदी लगाने के बहाने कोई महिला हाथ में देके चले जाए। यही इनकम था मेरा। आज के समय मैंने मेरे खुद के इनकम से, मैं पति की इनकम को इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम दोनों ही फुल टाइमर आरसीएम हैं, उनके इनकम की हटा के बात कर रही हूँ। मैंने मेरे खुद के इनकम से मेरे पति देव को मेरे शादी की 25वीं सालगिरह पे 25 लाख की किया कैरेंस कार गिफ्ट की है। आज मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ना चाहें, जो कैरियर चुनना चाहें, जिस तरह का कपड़ा पहनना चाहें, जिस तरह का खाना खाना चाहें, उनको पूरी आज़ादी है क्योंकि उसकी मम्मी के पास वो पावर है। बच्चों को भी पता है और मम्मी को भी पता है कि अगर कुछ करना है ना तो सोचना नहीं पड़ेगा कि आज पतिदेव का मूड कैसा है, किस तरह से पटाना है। वैसे तो हम लोग पटा के काम करा ही लेते हैं, लेकिन मूड देखना पड़ता है कि नहीं, देखना पड़ता है कि नहीं। लेकिन आज मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि आज मैं पैसा कमा रही हूं तो पति को पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कर पहले लेते हैं, बता बाद में देते हैं, और जहां लगता है कि नाराज होंगे तो माफी भी पहले मांग लेते हैं कि सर गलती हो गई, तो असर भी नहीं टोकते हैं क्योंकि जब हम अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो क्यों मना करेंगे। आज मेरे इनकम से मेरे घर की तरक्की हो रही है तो क्यों मना करेंगे, उल्टा बहुत सहयोग करते हैं। बहुत, मैंने पहले भी बोला कि बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि ऊपर वाले ने ऐसा पति दिया। लेकिन एक चीज कहना चाहती हूँ कि जब आरसीएम में नहीं थे, जब मेरी शादी हुई थी, तब सर ऐसे नहीं थे। देखो, बिहार से हैं हम लोग। एक कहावत थी मेरे पतिदेव के बारे में जब हमारी शादी हुई थी कि सूरज अस्त और पंकज मस्त। इशारा समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, ये कहावत थी उनके बारे में। लेकिन प्राउड है इस बात का। देखो, मेरी जब शादी हुई ना, थोड़ा सा मैं अपनी जीवनी के बारे में बताना चाहूंगी। लोगों की जो शादी होती है तो लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है। मेरी कंप्रोमाइज मैरिज हुई थी। मतलब ऐसी शादी हुई थी कि पति सर के घर वाले को मैं नहीं पसंद थी और मेरे घर वाले को सर नहीं पसंद थे। शादी के 2 दिन पहले पूरी कार्ड बट चुकी थी और फिर भी मेरे पिताजी का स्टेटमेंट था, इसी डेट में शादी करेंगे लेकिन इस लड़का से नहीं करेंगे, किसी और से करेंगे। इस तरह का माहौल था। लेकिन पता नहीं ऊपर वाले की क्या प्लानिंग थी कि मेरे जीजाजी और सर के जीजाजी दोनों की आपस में दोस्ती अच्छी थी। उन दोनों ने ऐसा हंगामा कर दिया कि अगर यहाँ शादी नहीं हुई तो हम लोग अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देंगे। और जब मेरे पास ये बात आई तो फिर मैंने सोचा कि भैया अपने चलते किसी का बसा बसा है घर क्यों उजाड़ना है। फिर मैंने ही सामने से मेरी माँ को बोला कि ठीक है, हो जाने दो। मैंने एक ही चीज सोचा था, यार बलि तो पड़ना ही है, तो फरसा से हो गरासे से हो, फर्क क्या पड़ता है, कहीं ना कहीं तो जाना ही है, देख ही लेते हैं क्या होगा। यानी 100% कंप्रोमाइज मैरिज। शादी से पहले ना मैंने सर का फोटो देखा था, ना सर ने मेरा फोटो देखा था, क्योंकि इच्छा ही नहीं थी करने की। लास्ट मोमेंट तक चल रहा था कि होगी कि नहीं होगी, फिर भी शादी हो गई। ऐसी शादी हुई थी। अब सोचो कि बिना मर्जी का शादी, दोनों के परिवार के रहन सहन में बहुत फर्क था। सर लोग नौकरी मेंटलिटी वाले थे, मतलब लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं। मेरा फैमिली थोड़ा सा ठीक था, अपर मिडिल क्लास में था, तो मतलब फाइनेंस में भी बहुत अंतर था, सोच में बहुत अंतर थी। तो जो शुरुआती 2 साल थे ना, वो एकदम महाभारत का युद्ध चलता था घर में। और सबसे बड़ी बात थी कि शादी होते ही दोनों के फैमिली एक दूसरे के अगेंस्ट। हम लोग तो कभी कभी सोचते थे कि कराया क्यों यार, तो हम लोग बीच में तबला बजे रहते थे। हाँ, कभी कोई इधर से बजा के जा रहा है, कोई इधर से बजा के जा रहा है, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन आज के समय अगर मैं बात करूं तो मेरे पूरे घर में नहीं, पूरे गांव में लोग उदाहरण देते हैं कि जोरी हो तो इन दोनों के जैसा हो। और इसमें हम दोनों का कोई रोल नहीं है, सारा रोल आरसीएम का है। क्योंकि आरसीएम के संस्कार ही
ही इतने पवित्र हैं, यहाँ गलत विचार, गलत मन वाले लोग टिकते ही नहीं हैं। हमारे अपलाइन बोलते हैं कि धोबी के यहाँ गंदे कपड़े ही जाते हैं, लेकिन जब वहाँ से निकलते हैं ना तो साफ सुथरा होके आते हैं। आरसीएम में कैसे भी लोग आते हैं, वो यहाँ आकर के संभल जाते हैं तो टिक जाते हैं, और जो नहीं संभलते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये आरसीएम की संस्कार है कि आज मैं इतने अच्छे लाइफ को जी रही हूँ, और आज प्राउड के साथ बोलती हूँ कि इतना अच्छा पति ऊपर वाले ने दिया है, दिया नहीं है, आरसीएम ने बनाया है। और सिर्फ पति की नहीं, मैं बच्चों की भी बात करूं। देखो, मैंने बोला कि आज मेरे बच्चों को ये आज़ादी है, तुम जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, जहां रहना चाहो रह सकते हो, हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करते उसमें। लेकिन इसके बावजूद भी प्राउड के साथ बोलते हैं कि मेरे बच्चे का जो पढ़ाई, जो उन लोगों का जीवन शैली है, मतलब ऊपर वाले की कृपा है कि ऐसे बच्चे ऊपर वाले ने मुझे दिया है। 3 क्लास के बाद मैं किसी भी बच्चे को लेके कभी पढ़ने नहीं बैठी हूँ। मैं देखती हूँ अक्सर महिलाओं को जब बोलती हूँ ना, मीटिंग में आइए, सेमिनार में आइए, तो लोग क्या बोलते हैं, बच्चे का पढ़ाई है, अभी बच्चा का बोर्ड एग्जाम है, देखना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता कि एग्जाम बच्चा का है, आपको क्या करना है। ये सब बचने का बहाना है। मेरी छोटी वाली बेटी का बोर्ड एग्जाम था, जिस दिन शुरुआत थी उससे एक दिन पहले मैं अपने घर वापस फील्ड से पहुंची थी, और मेरे घर में कोई एक फैमिली फंक्शन था, तो मैं मेरी बेटी को लेके उस फंक्शन में गई। तो वहाँ किसी ने सामने से मुझसे पूछा कि बिटिया का कल से एग्जाम है ना, तो बोले हाँ। बोले कौन सा सब्जेक्ट? तो हम बेटी को पूछे कि कौन सा सब्जेक्ट, तो वो महिला जो मुझसे सवाल की थी, वो मुझे ऊपर से नीचे ऐसे देखी जैसे मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। वो बोली आपकी बेटी का बोर्ड एग्जाम है, आपको पता नहीं कि सब्जेक्ट कौन सा है? तो हम उनसे सवाल किए कि एग्जाम इसको देना है कि हमको देना है? तो उसने मुझे कहा कि देखिए, इतना ठीक है, आप काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, अच्छी बात है, इतना केयरलेस भी अच्छा नहीं है, बच्चा का जीवन नहीं बनेगा तो क्या फायदा। तो मैंने उस वक्त उससे कुछ नहीं बोला। जब मेरी बिटिया का रिजल्ट आया बोर्ड का, तो मेरी बिटिया सिटी टॉपर थी। इंटर का रिजल्ट आया, उसमें डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही। सिटी टॉपर होने के बावजूद उसने आर्ट्स सब्जेक्ट को चुना। तो मैंने बोला बिल्कुल जो चाहती हो करो। हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज तक किसी को हिस्ट्री में 100 में 100 नहीं आया था। हिस्ट्री में 100 में 100 लाई मेरी छोटी वाली बेटी। और ये सब में मेरा कोई रोल नहीं है, उसका भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। बस मैंने एक ही काम किया, शुरू से बच्चों को जब उसके एज के हिसाब से जो जरूरत था आरसीएम का प्रोडक्ट दिया। जब वो न्यूट्रीचार्ज किड्स खाने वाले थे, न्यूट्रीचार्ज किड्स दिया। जब न्यूट्रीचार्ज मैन ओमेन खाने वाले हुए तो न्यूट्रीचार्ज मैन ओमेन दिया, प्रोडक्ट दिया। घर में हेल्दी खाना आरसीएम के प्रोडक्ट से बनता है, बाहर का खाना नॉट अलाउड। बस इतना ही किया मैंने, बाकी वो लोग खुद कर लेते हैं। तो अगर आरसीएम को आप अपनाते हैं, सिर्फ पैसे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बहुत कुछ बदलता है जीवन में। अभी मेरा छोटा वाला बेटा बोर्ड का एग्जाम देगा, फरवरी में उसकी एग्जाम होगी, और मैं फील्ड में घूम रही हूँ, और कोई ट्यूशन नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टडी से और स्कूल के पढ़ाई से। तीनों में से कोई बच्चा मेरा ट्यूशन नहीं किया एक्स्ट्रा। अगर हम बच्चे के बॉडी पे काम कर ले, उसके दिमाग पे काम कर ले, उसका स्ट्रेंथ सही कर दे, उसका माइंड सही कर दे, तो फिर वो खुद ना खुद बड़ा अचीवमेंट पालेगा। बोलते हैं ना कि रूट को ठीक करेंगे तो फ्रूट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और इसको ठीक करना है तो आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करना है। मैं बात कर रही थी, तीसरी उदाहरण हमारी महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो डिग्री वाली महिला आज अपने से ज्यादा एजुकेटेड लोगों के सामने खड़े होकर के बात करती है, उन्हें बताती है। इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या हो सकता है? एक ऐसी महिला जिसकी खुद की कोई इनकम नहीं थी, आज के समय जब जो चाहे वो करने की क्षमता रखती है। इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या हो सकता है? और एक ऐसी महिला जिसका घर में कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं था। हिंदुस्तान की हाउसवाइफ की अगर बात करें ना, तो लोग घर में भी उसके नाम से नहीं बुलाते हैं। किसी की मम्मी, किसी की चाची, किसी की नानी, किसी की दादी, कुछ भी बोल लेते हैं। उससे भी नहीं हो तो किस गांव से आई है, गांव के नाम से बुला लेते हैं, है ना। मैहर वाली, सतना वाली, रीवा वाली, ऐसी ही पहचान होती है ना हमारी। मेरी भी वही पहचान थी। जिस महिला को घर में भी लोग उसके नाम से नहीं बुला
जाते थे, आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, कल्याणी मिश्रा के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की वजह से संभव हुआ। तो मानते हैं तीनों उद्देश्य पूरे होते हैं? हो सकते हैं। जब मैं आरसीएम में नहीं थी, मैं थोड़ी सी अपने लाइफ स्टाइल को यहाँ जरूर रखना चाहूंगी, क्योंकि अब सीधे आती हूँ कि करना कैसे है। जब मैं आरसीएम में नहीं थी, मैंने अपने रहने का स्टाइल बताया था। एक एक चीज के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता था। मुझे याद है जब हम लोग कहीं निकलते थे घर से बाहर सफर करने के लिए, तो ट्रेन जब गुजरती थी ना सामने से, तो सामने वाले पहले 2-3 बोगी में काले रंग का शीशा लगा होता था, और उस शीशा के अंदर कुछ दिखता ही नहीं था कभी। तो मैं अक्सर अपने पेरेंट्स से पूछती थी कि उस डब्बे में क्या है, हम लोग उस डब्बे में क्यों नहीं जाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स अक्सर बोलते थे कि बेटा उस डब्बे में वो लोग जाते हैं जो 2 नंबर से पैसा कमाते हैं। क्योंकि देखो, आम आदमी का सोच होता है अमीर बनने के लिए बेईमानी करना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, किसी का बुरा करना पड़ेगा, ईमानदारी से अमीर बनना नहीं जा सकता है। ये आम आदमी की सोच होती है। तो मुझे भी वैसे ही बताया जाता था, लेकिन प्राउड के साथ बोलती हूँ 17 साल से लोगों के जीवन में स्वास्थ्य रक्षा पे काम किया है, लोगों के जीवन में इनकम लाने का काम किया है, लोगों के घर में खुशियां लाई हूं, और आज मेरी जो भी सफर होती है वो काले शीशे वाले डब्बे के अंदर ही होती है। यानी तो हवाई जहाज में होती है, और जहां दोनों में से कुछ संभव नहीं है वहां खुद की गाड़ी में फुल एसी चला करके जाते हैं सफर करने के लिए। ये अगर संभव हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम से हो पाया। मतलब आप अपने जीवन में जो चाहते हो सब देने की क्षमता इस सिस्टम में है, लेकिन मिलेगा कैसे? अगर सिस्टम में है तो ऐसा थोड़ा है कि जिस वक्त हम ज्वाइन किया और लोगों ने नहीं ज्वाइन किया था। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। जिस बंदे ने मुझे आरसीएम ज्वाइन कराया था वो आज लोगों के घरों में शादियों में फोटो खींचता है। मैंने उससे आरसीएम को जाना था, लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं। सिस्टम वही है, कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, लीडर्स वही हैं, फिर ये अंतर क्यों है? अभी 2 उदाहरण हमारे पास आए कि इतने कम समय में, आरती जी आपका नाम है ना, आरती जी, स्वाति जी, महिला होकर के ये लोग इतने कम समय में रॉयल्टी का लेवल ऐसे चेंज कर रही है जैसे कि लोग ताश के पत्ते फेंकते हैं, उस तरह से, इतना आसानी से। क्यों हो पा रहा है? कहीं ना कहीं जो इन्होंने फार्मूला अपनाया है उस फार्मूला पे काम करने की जरूरत है। मैंने किस फार्मूला पे काम करके आज इस लेवल पे मैं पहुंची हूं, तो मैं थोड़ा सा अपने फार्मूला को रखना चाहती हूँ। तैयार है? आधा घंटा और झेल सकते हैं मुझे? 1 घंटा? अच्छा, अभी वसूल नहीं हुआ है। कोई बात नहीं है, 200 वसूला के जाएंगे। एक फार्मूला पे काम करना पड़ेगा, बीएससी करना पड़ेगा। ये साइंस वाली बीएससी नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद नहीं गई हूं, आपको कहां से भेजूंगी? बीएससी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बीएससी का मतलब सबसे पहले बिग थिंकिंग, बड़ा सोच, बड़े सपने और बड़ा दिल। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा। और ये जो मैं फार्मूला बता रही हूँ ना, ये सिर्फ आरसीएम में नहीं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इस फार्मूले पे काम करना पड़ेगा। सोच बड़ा करना पड़ेगा। कुछ उदाहरण के साथ मैं बात करना चाहती हूँ। 90 के दशक में जो हमारी दुनिया थी, पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन होता था, पूरे मोहल्ले का काम चलता था। याद है किन्हीं को? होता था ना ऐसा? वहीं पे मैसेज आया, एक दूसरे को लोग मैसेज देते थे, काम चल जाता था। मोबाइल फोन आज भी बेसिक जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन के बिना आदमी मर जाएगा, जिंदगी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, है ना? मानते हैं? लेकिन 90 के दशक में एक टेलीविजन पे प्रचार आती थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। याद आया किसी को? एक प्रचार आती थी ना, एक बंदा बैठ के सपना देख रहा था कि हिंदुस्तान के हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन देना है। जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन सपना उन्होंने बड़ा देखा था।
प्रयास किया। आज के समय में ये हालत हो गई है कि घर में जितने लोग हैं हर मेंबर के पास मोबाइल फोन होना जरूरी है। और सिर्फ मोबाइल से काम नहीं चल रहा है, सिर्फ स्मार्टफोन से काम नहीं चल रहा है। घर में आटा नहीं होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन मोबाइल में डाटा जरूर होना चाहिए। सपना एक ने देखा था, पूरा हम सब मिलके कर रहे हैं। आप जब बड़े सपने बनाते हो ना, ऊपर वाला आपको उस सपने को पूरा करने का रास्ता देता है। सोचना बड़ा पड़ेगा। मेरा जो भी अचीवमेंट आया उसमें उसका सबसे बड़ा कारण है, मैंने जब भी सपने देखे, बड़े सपने देखे, ऊपर वाले की कृपा से मुझे सबसे पहला प्रोग्राम जो देखने को मिला वो आरसीएम की एनिवर्सरी थी। बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बनी। उस प्रोग्राम में जाने के लिए पतिदेव से बहुत जिद करके गई थी और मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। मेरी छोटी वाली बिटिया होने वाली थी, 8 महीने की प्रेगनेंसी थी। तो घर में सब मना कर रहे थे कि इस हालत में जाना सही नहीं है, लेकिन मुझे जाना था। जब हम लोग हॉल पे पहुंचे, हमें बुलाया गया था 11 बजे और हम लोग इंडियन टाइम से पहुंचे 12 बजे। तो हॉल की गेट हो चुकी थी बंद क्योंकि हाउस फुल हो गया था। पता चला सेकेंड सेशन में प्रोग्राम होगा, अगर देखना है तो कम से कम 2 घंटे तक रहना पड़ेगा। तो पतिदेव बोले कि चलो इतना देर तुम नहीं रह पाओगी, लेकिन मैं अपने शहर से कलकत्ता आई थी प्रोग्राम देखने के लिए, इतना दूर वापस कैसे चली जाती। तो मैंने जिद किया, नहीं प्रोग्राम तो अब देख के ही जाएंगे। 2 घंटे तक लाइन में खड़ी रही और जब गेट खुलने का समय आया ना, तब तक इतनी लंबी भीड़ हो चुकी थी कि अब धड़कन बढ़ रहा था कि पता नहीं भीड़ में भगदड़ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कैसे जाएंगे अंदर तक। लेकिन पहली बार में ही मैंने आरसीएम का संस्कार देखा। वहां पे जो लोग थे मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन उन लोगों ने मेरी अवस्था को देखते हुए खुद ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल घेरे में मुझे ले लिया और दोनों पति पत्नी को उस गोल घेरे के अंदर, हॉल के अंदर पहुंचा दिया। यह आरसीएम का संस्कार था। उस दिन ही सेट हो गया कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने तो हमेशा भीड़ में भगदड़ देखा है, डिसिप्लिन तो कहीं देखा ही नहीं था। पहली बार डिसिप्लिन देखी। और जब हॉल के अंदर पहुंचे ना, तो उतनी बड़ी हॉल, नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में हम लोग गए थे कोलकाता में, पूरी खचाखच हॉल भरी हुई थी और सबसे पिछला सीट मिला था बैठने को। तो बड़ा दिल में लगा, इतना धक्का खा करके आए और बैठने के लिए सबसे पीछे वाला सीट मिला है। तो मैंने सर को बोला कि सर लगता नहीं आरसीएम अपने से हो पाएगा। जब भी मैं मेरे पतिदेव को अपने बड़े सपनों की बात करती थी तो वो अक्सर मुझे रोकते थे, लेकिन माहौल का असर देखिए, पहली बार उन्होंने बोला कि आज इस हॉल में बैठ के तुम जो सपना देखेगी हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने तुरंत बोला सर को कि सर जब आरसीएम करना है तो इसके लिए करना है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आरसीएम के प्रोग्राम में जाऊं तो मेरे लिए मेरा सीट रिजर्व होना चाहिए, धक्का खा के पीछे ना बैठना पड़े। और आज के समय में हर जगह सीट रिजर्व होता है ना। आज प्रोग्राम में सबसे लेट कौन आया? हम ही आए थे ना सबसे लेट, लेकिन मेरे लिए कुर्सी खाली था। जब भी करना है कुछ भी जीवन में तो बड़े सपने बनाने चाहिए। आरसीएम में मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज रहा मेरे बड़े सपने। मैंने बचपन में फिल्मों में देखा था स्विट्जरलैंड का सीन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मुझे घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है। जब मेरी शादी हुई तो अवस्था बता चुकी हूँ कैसे घर में हुई थी, लेकिन मैंने एक दिन मेरे पतिदेव को बताया कि मुझे घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है। तो मेरे पतिदेव ने कहा कि मैडम इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, मेरी जो औकात है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुमको नेपाल लेके जा सकते हैं, क्योंकि सर बिहार मधुबनी से है, नेपाल बॉर्डर पे है, पैदल भी चलेंगे तो दिन भर में नेपाल पहुंच जाएंगे, ना वीजा लगता है ना पासपोर्ट लगता है। सर बोले कि ज्यादा से ज्यादा नेपाल लेके जा सकता हूं, लेकिन इस सिस्टम का देन पहली बार जब मुझे घर से कहीं बाहर जाने का मौका मिला, पहली बार जब मैं हवाई जहाज पे बैठी तो सबसे पहले मैं स्विट्जरलैंड ही घूमने के लिए गई। सोच बड़ा करना पड़ेगा, कर सकते हैं। एक और उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। महात्मा गांधी जी का नाम सुना है आप लोगों ने? महात्मा गांधी जी, जिस समय हमारे देश की स्थिति ऐसी थी कि लोगों को खाने को नहीं मिलता था, उस वक्त विदेश में जाकर के वकालत पढ़े थे। इसका मतलब गरीब घर से तो नहीं थे, बाप के पास इतना औकात तो था कि विदेश भेज दिया बेटा को। जो उनकी एजुकेशन थी
अगर वो चाहते नौकरी करते तो जीवन भर उनको गाड़ी बंगला नौकर चाकर मिल जाता। मानते हैं इस बात को? लेकिन उनके साथ एक हादसा हुई कि एक बार उनको ट्रेन से निकाल करके इसलिए फेंक दिया गया कि भले आपने टिकट कटाया हो, आप इंडियन हो तो आप फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते हो। तो क्या ये काम अकेले महात्मा गांधी जी के साथ हुआ होगा? और भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। लेकिन उस दिन उन्होंने एक बड़ा सपना देखा, एक बड़ी कमिटमेंट की, एक बड़ा ड्रीम बनाया कि तुम मुझे ट्रेन से निकाल के फेंक रहे हो, मैं तुम्हें पूरा वर्ल्ड से निकाल के फेंकूंगा। क्योंकि ब्रिटिश राज में एक बात कहा जाता था ना कि ब्रिटिश राज में सूरज अस्त नहीं होता है, क्योंकि जब इंडिया में अस्त होता था तो अमेरिका में सूरज उदय होता था। पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ साम्राज्य जब ठान लिया, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ गांधी जी के करने से आजादी मिल गई, लेकिन उन्होंने सपना देखा, उन्होंने ठाना, लोग मिलते गए, साथ आते गए, सपना एक दिन पूरा हो गया। तो आपको भी बस सपना देखना है, बड़ा सपना देखना है, वो सपना देखना है जिसको देखने में भी डर लगे कि हमारे बस की तो औकात ही नहीं है मेरी इस सपने को पूरा करने की। वैसा सपना अगर आप देखने की हिम्मत कर लेंगे तो पूरा करने की गारंटी इस सिस्टम की है। देख सकते हैं? तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, बड़े सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा, बिग थिंकिंग, बड़े ड्रीम, और दिल बड़ा करना पड़ेगा। खुद से पहले दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा, लोगों के स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए सोचना होगा, लोगों के टीम बिल्डिंग के लिए सोचना होगा, मेरे लाइफ लाइन के घर में इनकम कैसे जाए उस पर काम करना होगा। मेहंदी की एक खासियत होती है, उसको जितना बांटते हैं ना, दूसरे को लगाते हैं तो अपना हाथ खुद ही रंगीन हो जाता है ना। आरसीएम की वही खासियत है, दूसरों के घर में खुशियां लाएंगे, आपके घर में भर भर के आएगी, मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। तो बड़े सोच के साथ काम करना पड़ेगा। दूसरा जो है एस फॉर स्मॉल एक्शन, छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो लिमिट है, वो उससे ऊंचा नहीं हो सकती है। लेकिन चढ़ने वाले ने जब ठान लिया कि एवरेस्ट पे चढ़ना है तो एक एक कदम बढ़ के ही चढ़ गए ना एवरेस्ट तक। छोटे छोटे कदम उठाना होगा। एक बार चाहेगा कि छलांग लगा के पहले ही दिन में चढ़ जाए तो बस राम नाम सत्य हो जाएगा वहीं पे। पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। छोटे छोटे कदम में हमारे कुछ काम आते हैं। सबसे पहला काम, जब भी इस तरह की कोई सेमिनार का माहौल बने, जबरदस्त तैयारी करना चाहिए। लीडर कौन आ रहा है ये नहीं देखना है, लीडर तो वही आएगा यहाँ पे जो कामयाब हुआ है, जो कामयाब नहीं हुआ है वो तो नहीं आएगा, और जो आएगा कुछ ना कुछ नया देके जाएगा। जब भी इस तरह की कोई सेमिनार का आपको पता चले, ढूंढना शुरू करिए। उस आसपास में कोई भी आपके जान पहचान है तो उसको लेके जरूर जाना है। एक सेमिनार में आपके कम से कम 5 आदमी तो होने चाहिए, क्योंकि मुर्दा भी शमशान जाता है ना तो 4 के कंधे पे जाता है और 1 को आगे लेके जाता है कम से कम 5 कर सकते हैं कमिटमेंट। जब भी किसी सेमिनार के बारे में पता चले, कम से कम 5 आदमी को लेके जाना मेरी जिम्मेदारी। किसने लिया है, किसका लिया है, ऑर्गेनाइजर कौन है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप जहां खड़े हैं वहां से आरसीएम आपकी है। कर सकते हैं। दूसरा, स्मॉल एक्शन की बात करें, आज के समय बहुत आसान हो गया। अभी जो मैम इतनी कम समय में जो रिजल्ट आया है, इसका सबसे मेन कारण है डिजिटल अपलाइन, है ना मैम। डिजिटल अपलाइन आज के समय बहुत आसानी से मिल रहे हैं। देखिए, मैं सतना में पहली बार आई हूँ, फिर कब आऊंगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन डिजिटल अपलाइन हर दिन आपके घर में आ रहा है। वो चाहे गुरुकुल हो, चाहे 9 PM हो, चाहे 1 PM हो, जिसके हिसाब से आपकी टाइम टेबल सुटेबल होती है, आप उस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बने। और खास करके मैं महिलाओं को, गृहिणियों को खास करके बोलना चाहती हूँ, 1 PM स्पेशली महिलाओं के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। दोपहर में सब काम करके फ्री हो जाते हैं आप लोग, तो सोना नहीं है, सोने के लिए ऊपर वाले ने रात दिया है, दिन में नहीं सोना है। उस समय को अगर आप सिर्फ आरसीएम को सीखने में यूज करते हैं तो उसके माध्यम से आप बहुत तेजी से अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। हो सकता है क्या? कितने लोग वादा करते हैं कि 1 PM का हिस्सा बनेंगे? कितनी महिलाएं? पुरुषों को मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उनको ड्यूटी जाना होता है दिन में,
एक बार हाथ खड़ा करिए, मुझे भी देखना है। पक्का? मैं कल से ढूंढने वाली हूं, याद रहेगा मुझे चेहरे। ये 1 PM की शुरुआत इसीलिए की गई थी ताकि महिलाओं के अंदर का डर भगा करके उसको सामने लाए। और आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो 1 PM की वजह से हूँ। 1 PM शुरू होने से पहले अगर मुझसे कोई ऐसे डेट मांगता था ना तो हम 50 नखरे करते थे। इतना दूर जाना होगा, अकेले जाएंगे, पता नहीं शहर कैसे होंगे, लोग कैसे होंगे, बहुत सारी उलझन भी होती थी मन में। एक लेडीज होकर के, महिला होकर के जाएंगे तो अगर कोई पहले समय मांगता था तो मना कर देते थे। दूसरी एक और फीलिंग थी, अपने लिए काम करेंगे, दूसरों के लिए काम करने से मेरा क्या फायदा। तो ऊपर से हम थोड़े ऐसे बन के आए थे, तो आरसीएम के संगत में धीरे धीरे बने हैं। तो उस वक्त ये स्वार्थ की फीलिंग भी थी। लेकिन जब 1 PM की शुरुआत हुई, और मैं बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को, और आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, धरती पे जो 2 शख्सियत हमारे बीच में है ना, आदरणीय टीसी सर और आदरणीय बीसी सर, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगी दोनों के लिए। अगर आदरणीय टीसी सर के बारे में बात करूं तो जहां पूरी दुनिया खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है, हमारे एरिया में एक कोई विधायक बनता है ना, विधायक की बात तो मुखिया सरपंच बनता है तो वो भी पहले सोचता है कि अपना आदमी को पहले फायदा दिला दूं, बाद में दूसरे को देखेंगे। लेकिन आज के समय में ऐसे शख्सियत हमारे बीच में है। सर की जो कंपनी है, अगर सर ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह प्रचार करवाते, सामान तो बिक जाता, हमारी क्या जरूरत थी। लेकिन उन्होंने खुद के लिए नहीं, हम जैसे आम आदमी के लिए सोचा, हमारे जीवन को बदलने के लिए सोचा, हमें आगे बढ़ाने के लिए सोचा। और हमारे जैसे लाखों लोग जिनको ना तो बोलने आता था, ना चलने आता था, ना उनके जीवन में घर में भी जिसका कोई वैल्यू नहीं था, आज के समय आरसीएम के माध्यम से अपने जीवन को बदल रहे हैं। ये सोच था एक बंदे का। मैं तो बोलती हूँ कि आज के समय हमारे यहाँ जो आर्थिक आज़ादी का मिशन चल रहा है उसके महात्मा गांधी है वो। कभी कभी उनकी बातें मेरे समझ में भी नहीं आती है, और वाकई नहीं आती है, क्योंकि वो जो बातें करते हैं ना, वो इंसानों की बातें नहीं होती है, वो सीधा परमात्मा की बात होती है। और ऊपर वाले की बात समझना हम इंसान के बस में थोड़े, समय लगता है। लेकिन मैंने मेरे 17 साल का जो अनुभव रहा है, सर जब भी मुझसे जो बोलते हैं ना, ऐसे बहुत लकी हूँ, सर से डायरेक्ट भी बात होती रहती है, तो जब भी वो मुझे बोलते हैं तो मैं पहले विरोध करती हूँ। सर कैसे होगा, सर आप जहाँ से देखना शुरू करते हैं ना, हमारी तो देखने की क्षमता वहाँ खत्म हो जाती है, कैसे कर पाएंगे। लेकिन जब जब उनके बातों पे अमल किया, असंभव को भी संभव बनाया है। हो सकता है ऐसी उनकी सोच रहती है। और दूसरा मैंने नाम लिया हम सबके दादू, हम सबके प्यारे मिस्टर बीसी छाबड़ा सर। कमाल की शख्सियत है। मैंने उनके बारे में सुना था कि जिनसे उनकी निगाहें मिल जाती है, जिनके सर पे उनका हाथ हो जाए, उसकी किस्मत बदल जाती है। तो जब मैंने ऐसा सुना था ना, तो मुझे लगा ये सब मार्केटिंग का फंडा है। ईमानदारी से बताती हूँ, मैं पहली बार मुझे भी ऐसा लगा था कि ये सब प्रमोशन करने का तरीका है, कोई इंसान भगवान थोड़े ना है कि ऐसा कर देगा। आरसीएम में 10 साल तक मैं उनके मतलब जानती थी, करीब नहीं थी, लेकिन जब से सर के करीब आई, वाकई महसूस हुआ कि कैसे पारस मणि को छूने से लोहा सोना बन जाता है। वाकई अपने जीवन में महसूस किया इस बात को। इतनी जो बदलाव आई है, इतना जो परिवर्तन आया है मेरे अंदर में, उसका सबसे बड़ा अगर कोई सोर्स है ना, तो हम सबके दादू आदरणीय बीसी छाबड़ा सर हैं। और उन्होंने ही मुझे जगाया कि हिंदुस्तान की महिलाओं को जगाने के लिए तुम्हें सामने आना चाहिए। तुम सिर्फ अपने लिए काम मत करो, पूरे देश के लिए करो। और इसीलिए सर ने 1 PM का प्लेटफॉर्म शुरू किया। 1 PM के प्लेटफॉर्म का एकमात्र मकसद है, पूरे हिंदुस्तान से कम 10,000 महिला लीडर हमें तैयार करना है। जब मैं शुरू में प्रोग्रामों में आती थी ना, तो स्टेज पे महिलाएं आती ही नहीं थी। कोई आती भी थी तो जैसे मैम अभी बोली ना, जय आरसीएम, आरसीएम अच्छा लगता है, इतना भी बोल दे तो बहुत था। आज के समय रॉयल्टी टेक्निकल बन के महिलाएं आ रही हैं।
तो एक बार तो जबरदस्त क्लैपिंग इन महिलाओं के लिए होना चाहिए जो हमारे सामने के फ्रंट पे बैठी हुई हैं। और एक बार मैं चाहूंगी कि जितनी भी रॉयल्टी और टेक्निकल महिला हैं एक बार जरूर स्टेज पे आप लोग हैं जो उसके साथ बोली हैं, तो हमको लगता है कि मेरा आना थोड़ा तो सफल हुआ। लेकिन पूरा तब होगा जब आप 1 PM का हिस्सा बनेंगे और आप सब भी। और अगली बार जब हम यहाँ आए ना, तो यहाँ पे ये 2 महिलाएं 3 महिलाएं नहीं चाहिए मुझे रॉयल्टी टेक्निकल में, इतनी महिलाएं होनी चाहिए कि इन लोगों को नीचे खड़ा करना पड़े, पुरुषों को जगह ही नहीं मिले स्टेज पे। कर सकते हैं? वादा करते हैं मेरे से? एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ विदा करेंगे। आपके स्मॉल एक्शन में डिजिटल अपलाइन सेमिनार, उसके बाद DTW, LDP, ये सब स्मॉल एक्शन का हिस्सा है। तीसरा जो हमारा पार्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी लगातार लगातार लगातार। मैंने पहले ही बोला कुछ लोग यहाँ पे आते हैं कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं होते हैं। मैंने देखा है, मेरे इतने सालों का अनुभव, जो लोग इस सिस्टम को फुल टाइम करते हैं वो कामयाब होते हैं, जो पार्ट टाइम करते हैं वो भी कामयाब होते हैं, लेकिन जो सम टाइम करते हैं ना वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। आज किया, कुछ दिन फिर इंतजार किया, एक ब्रेक ले लिया, फिर सामने वाले से किसी ने आया, हिलाया, जगाया, बड़ी बड़ी बातें की, 4 दिन खूब जोश में रहे, लोगों के बीच में गए, 2 आदमी ने निगेटिव बात की, वापस आके बैठ गए। अगर इस रफ्तार में काम करेंगे तो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन लगातार अगर काम करते रहेंगे तो निश्चित है कि सफल होंगे। और करना क्या है लगातार? आसान 2 लाइन में मैं बताती हूं करना क्या है लगातार। पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। जो प्रोडक्ट RCM में है ईमानदारी से आपको वो RCM से ही यूज करना चाहिए, बाहर का यूज नहीं करना चाहिए। मेरे अपलाइन ने जब मुझे ये बात बताई थी तो उस वक्त RCM में बहुत कम प्रोडक्ट थे, कपड़े ज़्यादा थे, FMCG वगैरह कम थी। मैंने मेरी आर्थिक स्थिति बताई है कैसी थी RCM में आने से पहले। अपलाइन ने बताया 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। तो मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ थी मैंने लोगों में बांट दिया और RCM की 195 रुपये की मात्र 3 साड़ी खरीदी थी, क्योंकि उससे ज़्यादा खरीदने की औकात ही नहीं थी। 3 साड़ी 195 रुपये की खरीदी थी। RCM के शुरुआती के 2 साल मैंने उस 3 साड़ी में ही बिताए हैं। वही साड़ी मैं घर में भी पहनती थी, सेमिनार में भी पहन के वही साड़ी जाती थी, और कोई फैमिली फंक्शन होता था ना तो उसमें भी वही साड़ी पहन के जाती थी। तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। RCM के सेमिनार में तो कोई नहीं बोलता था यहाँ तो दीवाने लोग होते हैं, यहाँ मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, यहाँ अलग ही मतलब चलता है। लेकिन जब फैमिली फंक्शन में जाते थे ना तो लोग सामने से बोल देती थी कि तुम्हारे साड़ी का कलर और डिजाइन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं उस वक्त उनको एक ही चीज बोलती थी कि इस साड़ी का कलर डिजाइन भले ही अच्छा ना हो, ये साड़ी मेरे जीवन का कलर और डिजाइन अच्छा कर देगा। और आज के समय में दुनिया की महंगी साड़ी खरीदने की औकात है, कोई सी भी साड़ी खरीद सकती हूँ। आज के समय में इतनी साड़ियां हैं मेरे पास कि अब तो पहनने के लिए जब जाते हैं ना तो आधा घंटा लग जाता है कि निकाले कौन सा। इतना जब ज्यादा हो जाता है तो अलग टाइप का कंफ्यूजन है। देखो प्रॉब्लम जो है ना वो अमीरी में भी है और गरीबी में भी है। बस गरीबी की जो प्रॉब्लम है वो सजा देती है और अमीरी की जो प्रॉब्लम है वो मजा देती है। प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगा। दुनिया की महंगी साड़ी खरीद सकती हूँ, लेकिन आज भी पसंद RCM की ही साड़ी आती है, क्योंकि ये साड़ी लोगों के जिंदगी को बदलने का क्षमता रखता है। पहन सकते हैं, कर सकते हैं 100% प्रोडक्ट यूज। अच्छा कुछ ही लोगों का यस है, क्योंकि बाकी लोग तो सोच रही हैं कि पसंद का तो मिलता नहीं, महिलाओं में यस आ ही नहीं रही है, क्योंकि हमारे पसंद का तो कपड़ा नहीं मिलता है। कलर लेने गए थे ग्रीन, पिकअप सेंटर पे तो सिर्फ ब्लू है, यूज कौन सा करें। तो मैं एक देखो राज की बात बताती हूँ, अगर हमारी पर्सनालिटी हमारे ड्रेस से डिसाइड होती है तो फिर हमने अपनी पर्सनालिटी में क्या बनाया। हम तो वो ब्रांड होने चाहिए कि हम जो पहन ले वही ब्रांड बन जाए। कर सकते हैं ऐसा? पक्का करते हैं वादा? तो सबसे पहला काम करना है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। और दूसरा काम करना है
अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन की बातों को फॉलो करना है। बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम है, गुरुकुल है, 1 PM है, 9 PM है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चलती है, उड़ान है, वीरांगना है, बहुत सारी ट्रेनिंग की व्यवस्था है। लेकिन अपलाइन के साथ अगर ट्यूनिंग सही नहीं है ना, तो कोई भी व्यवस्था काम नहीं आने वाली है। देखो, हम सबके पास में स्मार्टफोन है ना, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, एक बार दिखाइएगा कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है। कुछ लोग तो कंटिन्यू रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं, जिसको बाद में सुनेंगे नहीं, ये भी मुझे पता है, क्योंकि इतनी स्टोरेज हो जाती है कि उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ता है, तो यूज तो होता नहीं है। एक बार दिखाइए कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है। चलो, लगभग सभी के पास है। अच्छा, स्मार्टफोन को चलाने के लिए, इसको यूज करने के लिए क्या चाहिए? डाटा चाहिए। सिर्फ डाटा रहने से यूज हो जाएगा क्या? रिचार्ज भी चाहिए। बैटरी चाहिए, डाटा चाहिए, रिचार्ज चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज चाहिए ना, नेटवर्क के साथ कनेक्शन चाहिए। आपने कितना महंगा सेट खरीद लिया, बहुत महंगा रिचार्ज करा लिया, डाटा पैक डलवा लिया, बहुत सुंदर आपकी सेट है, लेकिन अगर टावर के साथ कनेक्शन नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। मानते हैं इस बात को? आपका अपलाइन आपका टावर है। आप में कितनी भी क्वालिटी हो गई, आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत ट्रेनिंग ले लिया, लेकिन अगर आप अपने अपलाइन के साथ अपनी ट्यूनिंग नहीं बना पाएंगे तो बड़े लेवल तक जाना असंभव हो जाएगा। अगर आपने अपने अपलाइन के साथ ट्यूनिंग बना के काम किया तो कुछ भी असंभव नहीं होगा, क्योंकि ये टीम वर्क है और टीम के साथ काम करने से ही ड्रीम पूरे होते हैं। कर सकते हैं? आसान है कि मुश्किल है? आसान है। आसान है तो हो जाता, फिर हो क्यों नहीं रहा? अच्छा, अभी साइड में ले जाके पूछूं ना, तो आधे से ज्यादा लोग अपने अपलाइन का कंप्लेन कर सकते हैं, गाली देंगे, है ना? जब एक्सपीरियंस है, अपलाइन को गाली खा खा के आदत है। होता है, क्योंकि कभी भी हम 100% किसी के साथ अपने विचार को मैच नहीं कर सकते हैं, और करना भी नहीं है। आप अपने विचार के खुद मालिक हैं, लेकिन इस सिस्टम में अगर कामयाब होना है तो आपको अपने अपलाइन के प्लानिंग के साथ काम करनी पड़ेगी, तभी कामयाबी मिलेगी। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को रखना चाहती हूँ। क्यों? एक बार एक गाय गांव में रहती थी, वो चरने के लिए जंगल गई थी। तो चलते चलते थोड़ा सा अंदर दूर तक चली गई जंगल में, और जब वो दूर तक चली गई ना, तो एक शेर की नजर पड़ी गाय पे। तो शेर तो बड़ा खुश हो गया कि आज तो एकदम मोटा ताजा जानवर मिला है, मेरा तो लंच डिनर कई दिनों का व्यवस्था एक साथ हो जाएगा। शेर तेजी से दौड़ा गाय का शिकार करने के लिए। जब गाय की नजर पड़ी शेर के ऊपर, तो गाय भी तेजी से भागने लगी, क्योंकि उसको जान बचाना था। भागेगी ना, तेजी से भागने लगी क्योंकि उसको जान बचाना था। और जब हम किसी विशेष मकसद से भागने लगते हैं ना, तो हमें रास्ते का पता नहीं चलता है। तो दोनों ही बहुत तेजी से भाग रहे थे। रास्ते पे सामने में दलदल था, ना गाय को दिखा ना शेर को दिखा। गाय दलदल में फंस गई, और शेर ने जब गाय को फंसा हुआ देखा तो शेर को लगा कि गाय थक के रुक गई है, अब तो हमको भी शिकार आसान हो गया। शेर भी जंप लगाया और गाय के कुछ दूरी में वो भी दलदल में फंस गया। गाय ने जैसे ही देखा कि शेर दलदल में फंसी हुई है, तो वो पीछे घूम के मुस्कुराई और मुस्कुरा के बोली कि शेर, आज तो तू गया। तो शेर को हंसी आई, बोली तू भी फंसी है, मैं भी फंसा हूं, अगर मैं जाऊंगा तो तू भी तो जाएगी। गाय ने जवाब दिया कि देखना, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई एक है जो मेरा रखवाला है, जो मेरा ख्याल रखता है। और ठीक वही हुआ, जब देर रात तक गाय घर नहीं पहुंची, तो गाय का जो मालिक था ना, वो पूरा मोहल्ला के साथ निकला रस्सी डंडा लेकर के गाय को ढूंढने के लिए। और जब वो देखा कि शेर है, गाय है, तो उसने शेर को वहां पे मार गिराया और गाय को वापस निकाल के लेके चला। अब मेरा सवाल है कि क्यों गाय को बचा के लाया? जवाब दे सकते हैं कोई? गाय को क्यों बचा के लाया गया? अपलाइन के साथ कनेक्शन था। क्यों था ये कनेक्शन? क्योंकि गाय दूध देती है। सीधी सी बात है भैया। अपलाइन को हम गाली तो देते हैं, शिकायत तो करते हैं अपलाइन से,
कामयाब अगर होना है तो अपलाइन के फोकस में आना होगा, और फोकस में तब आप आएंगे जब आप अपलाइन को पीवी देने वाले बनेंगे। तो करना क्या पड़ेगा उसके लिए? बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, छोटी सी शुरुआत करनी पड़ेगी डायमंड क्लब से। और आप देखते होंगे जो रेगुलर डायमंड क्लब करते हैं ना, अगर उनकी 10 तारीख को बिलिंग नहीं हो तो उसका अपलाइन का फोन आ जाता है, हाल चाल ठीक है, तबीयत तो सही है, कुछ हुआ तो नहीं है। और अगर फोन नहीं उठे तो 2 बार 3 बार अपलाइन ट्राई करेगा, और फोन नहीं उठे तो अपलाइन क्या करता है, घर पहुंच जाता है, खैरियत तो है। अगर ट्विनिंग खुद से नहीं बनी तो अपलाइन अपने भी अपलाइन को लेके जाता है कि नहीं जाता है? क्यों? क्योंकि आप अपलाइन के फोकस में आ जाते हैं। कामयाब होना है तो अपलाइन के फोकस में आना पड़ेगा, और फोकस में आने के लिए पहली शुरुआत है डायमंड क्लब, और दूसरी शुरुआत है आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के द्वारा जो भी प्लानिंग की जाए उस पर एक कदम बढ़ के काम करो। आप कामयाब हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक्शन मूड में आ जाएंगे ना तो आपके अपलाइन की नींद हराम हो जाएगी कि कैसे इनको आगे बढ़ाना है, वो खुद सोचने लगेंगे। लेकिन मैंने बोला है एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के संगत में रहना है, ठपलाइन के संगत में नहीं रहना है। क्योंकि सिस्टम से बोलते हैं ना, तो चावल लेते हैं तो कभी कभी कंकर भूसा भी आता है उसमें। तो सिस्टम से कुछ लोग तो अपलाइन होते हैं और कुछ लोग ठपलाइन होते हैं। अगर आप ठपलाइन के टावर में चले गए ना तो जो जहां है सब वहीं रुक जाएगा। तो पहचानेंगे कैसे कि कौन अपलाइन है कौन ठपलाइन है? जिसके संगत में रहने से आपके व्यक्तित्व का विकास हो, जिसके संगत में रहने से आपके टीम का विकास हो, जिसके संगत में रहने का से आपका नेटवर्क और आपके पीवी का विकास हो, वो आपका अपलाइन। जो निगेटिव बात करे, जिसके संगत में रहने से आपका विकास रुकता हो, वो आपका ठपलाइन। तो रॉन्ग नंबर से बच के रहना है। कर सकते हैं? आसान है कि मुश्किल है? आसान है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। मैंने पहले ही बोला कि मैं पहले आज से 2 साल पहले इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि मेरा कुछ और मकसद था। अभी मैं एक मिशन पे निकली हूँ। आज जो मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जाती हूँ, चाहे सफ़र कैसा भी हो, एक विशेष मकसद के लिए निकली हूँ। एक आग जो मेरे सीने में है, आप सबके सीने में जलाना चाहती हूँ, क्योंकि नए भारत के निर्माण का काम कर रहे हैं हम लोग। एक मकसद के साथ काम कर रहे हैं हिंदुस्तान को बदलने का। तो एक नारा जो मेरे मन में है, आप सबके मन में जलाना चाहती हूँ कि उठो भारत के वीरों, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। जन्म लिया जिस धरती पे उसका फर्ज निभाना बाकी है। अभी तो बस आगाज हुई है, अभी तो बस आगाज हुई है, अंजाम अभी तो बाकी है। और आर्थिक आजादी का अभियान घर घर में पहुंचाना बाकी है। तैयार हैं? भारत को समृद्ध बनाने के लिए तैयार हैं? स्वास्थ्य रक्षा में काम करने के लिए तैयार हैं? बीमारी से मुक्त भारत बनाएंगे, तैयार हैं? तो आप सबके जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में एक इधर से म्यूजिक होगी। मैं एक बार बुलाना चाहूंगी उस ऑर्गेनाइजर टीम को जिन्होंने आज का प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, इतनी तैयारी की है, मुझे इतना दूर से पकड़ के लाए हैं। मेरी ये डेट कैंसिल हो रही थी, दोबारा से मेरा टिकट बनवाए हैं। मैंने अपना टिकट भी कैंसिल कर दिया था, लेकिन फिर इतना इन्होंने मेरे से बातचीत की कि मुझे दोबारा से, मतलब सीधे सीधे नहीं, मैं बहुत उछल कूद करके आई हूँ। अपने यहाँ से बनारस, बनारस से यहाँ, फिर यहाँ से मुंबई, बड़ा उल्टा पलटा रूट रहा मेरा, लेकिन फिर भी आपके बीच में अगर आ गई तो गुलाब सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्ती खींच के लाए हैं मुझे।